दोस्तों, नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको 1905 से 1947 के बीच जो भी घटनाएं हुई है उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। और ये सीरीज़ जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में कंप्लीट करूँगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे कि आप लोग बोर हो जाएंगे। दोस्तों, इसको मैं कई पार्ट में इसको डिवाइड करके आपके लिए लाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इतिहास तो हम सभी याद करते हैं, लेकिन इतिहास के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि हमें घटनाएं याद रहती है, लेकिन उसका जो सन है हम भूल जाते हैं कि ये घटनाएं किस सन में हुई है। तो दोस्तों, एक कहावत भी है हिस्ट्री के साथ है बहुत बड़ी, जो कि आप सभी लोगों ने सुना होगा बचपन में, कि हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफ़ा। मतलब हिस्ट्री हमें याद नहीं होती है, कुछ दिनों तक याद रहती है, उसे हम भूल जाते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि हम घटनाएं याद करते हैं और घटना के बेस पे फिर ईयर को याद करते हैं कि ये घटना किस सन में हुई, ये घटना कौन से सन में हुई। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जस्ट रिवर्स करके पढ़ाऊँगा। मैं आपको घटना नहीं बताऊँगा, पहले मैं आपको सन पढ़ाऊँगा। पहले फिर उस सन में कौन सी घटना हुई है वो आपको देखना है। जैसे 1905 में कौन कौन सी घटना हुई है, फिर 1905 के बाद 6 आता है, 1906 में कौन सी घटना हुई है, 1907 में कैसे घटना हुई है। ऐसे ईयर वाइज सीक्वेंस में एक क्रमबद्ध तरीके से आपको 1905 से 1947 तक जाना है, और आपको ईयर याद रखना है, और ईयर के से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं उससे संबंधित वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। और आप इसको 1 से 2 बार देखिए वीडियो, अब याद हो जाएगा। और आपको यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं कोई जैसे कि बोर्ड में आपको लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। जैसे कि अब मैं आपको बोर्ड में पढ़ा दूँ कि लेक्चर दे तो आप सुनेंगे, उसमें आधी चीज़ों को आप नोट करेंगे, आधी चीज़ नोट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे आपको बनी बनाई एकदम पूरी नोट्स मिल रही है, जिसमें मैंने जो भी नोट किया है बस आपको उसी तरह से हूबहू अपने नोटबुक में उतार लेना है। और नहीं तो इस सीरीज़ के लास्ट वाले वीडियो पार्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस नोट का PDF लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं 1905। तो 1905 की एक सबसे पहली घटना है, बहुत बड़ी घटना है, वो है बंगाल विभाजन, जिसे हम शॉर्ट में बंगभंग भी बोलते हैं। इसको करने वाले कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और इसको करने के पीछे अंग्रेज़ों का मकसद ये था कि वो भारत को मतलब बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते थे, जिससे कि उन्हें क्रांतिकारियों को दबाने में उनको आसानी हो। तो इसलिए लेकिन उन्होंने भारतीयों को ये कारण बताया कि हमें इतने बड़े देश में राज करने में, मतलब प्रशासन चलाने में दिक्कत आ रही है, और हम आपके देश का विकास चाहते हैं। तो प्रशासन के चलाने के दृष्टिकोण से मैं बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। लेकिन असली मकसद तो अब मैंने बता ही दिया आपको। असली मकसद ये था कि हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना, जिससे कि उन पर राज करने में आसानी हो। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पश्चिम बंगाल, जो कि हिंदू बाहुल क्षेत्र था, और दूसरा जो है पूर्वी बंगाल, जो कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था। ठीक है दोस्तों, तो 1905 में ही एक अगली घटना है, बंगभंग से संबंधित है, कि वो है स्वदेशी आंदोलन। ये स्वदेशी आंदोलन क्यों किया गया? ये आंदोलन जो है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, मेक इन इंडिया, उसी के जैसा है ये भी स्वदेशी आंदोलन। ये जो है बंगभंग का विरोध करने के लिए भारतीयों ने बड़ी मात्रा में अंग्रेजी कपड़े, शक्कर आदि चीज़ों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं को उन्होंने होलिका जला दी, और स्वदेश में यानी अपने देश में बने हुए चीज़ों को उन्होंने अपनाया, और दूसरों को भी उसको प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो स्वदेशी आंदोलन का जो विचार जो सबसे पहले आया था, वो
कृष्ण कुमार मित्र जी के का एक पत्र जो है जिसका नाम था संजीवनी, उसमें 1905 में उनके इस पत्र में प्रस्तुत किया गया था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो अगली एक घटना है वो है जापान रसिया वॉर। ठीक है, जो कि हमारे देश में नहीं हुआ था। जैसे ही आपको दिख ही रहा होगा, जापान रसिया के बीच में युद्ध हुआ था 1905 में। तो इस युद्ध में क्या हुआ था कि जापान जो कि एक छोटा सा देश है रसिया के सामने, जो कि हम सभी जानते हैं रसिया यानी रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो विश्व के सबसे बड़े देश को जापान जैसे छोटे से देश ने इस युद्ध में हरा दिया था। तो इस जीत से प्रभावित होकर मतलब इस जीत से भारतीय लोग बहुत भारतीय क्रांतिकारी जो थे और आम नागरिक जितने भी लोग थे इससे बहुत ही प्रभावित हुए कि उनके दिमाग में विचार आया कि जब जापान जैसा छोटा सा देश विश्व के सबसे बड़े देश को जब हरा सकता है, तो क्यों ना हम अगर एकजुट हो जाए, तो क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, तो हम अगर एकजुट हो जाए तो ब्रिटिश को अपने देश से खदेड़ सकते हैं। तो इससे प्रोत्साहित होकर गरम दल जैसे संगठनों का जन्म हुआ और क्रांतिकारी जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय होने लगे और जो क्रांतिकारी आंदोलन बहुत तेज हो गया। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट घटना देखते हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है इसके पीछे भी अंग्रेज़ों का ही चाल था। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को ये उनके कानों में बात डाल दी थी, उनको ये बरगला दिया था मुसलमानों को कि अगर आप अपना विकास चाहते हैं तो कांग्रेस के जैसे कांग्रेस जो है ये हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो मुसलमान हिंदुओं दोनों ही लोग उस पार्टी में शामिल थे और दोनों ही के हितों को बराबर ध्यान रखा जाता था। लेकिन ब्रिटिश ने मुसलमानों के कानों में ये बात डाल दी, उनको भड़का दिया कि आपके हितों का इसमें ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अपना विकास चाहते हैं तो आपको कांग्रेस की जैसे ही आपको अपनी एक अलग पार्टी बनानी होगी। तो ब्रिटिश के बातों में आकर मुसलमानों ने उनमें आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने दोनों ने मिलकर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने स्थापित की मुस्लिम लीग की स्थापना की, मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं की। जैसे कि अक्सर स्टूडेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं, उनको ये लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने की, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं की। और 1907 में 1906 के बाद 1907 में देखते हैं 1907 में क्या हुई थी, कराची में मुस्लिम लीग का संविधान बना था। और 1907 के बाद 1908 आता है, तो 1908 में क्या हुआ था, अमृतसर में मुस्लिम लीग की पहली बैठक हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि अब मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहा हूँ, 1905 फिर 1906 1907, इस तरह से आप भी याद रखिएगा, 2-3 बार इसको रिवाइज करिएगा तो आपको याद हो जाएगा सीक्वेंस से। तो 1907 में एक घटना और हुई थी, वो था सूरत विभाजन। सूरत विभाजन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, एग्ज़ाम में अक्सर आता है कि सूरत विभाजन में क्या हुआ था। उस समय सूरत विभाजन जब हुआ था, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो सूरत विभाजन में क्या हुआ था कि इसमें नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। आपस में मतभेद के कारण ये दोनों अलग हो गए थे। हालांकि बाद में लखनऊ पैक्ट में ये फिर से एक हो गए थे। तो इस समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे वो थे रासबिहारी बोस। ओके दोस्तों, तो एक छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया है जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है कि नरम दल और गरम दल के जो मेंबर थे उनके सदस्य कौन कौन थे, एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है। तो एक छोटा सा ट्रिक है, तो इसको देखते हैं। मदन गोपाल फिर महादेव के सच्चे दादा बन गए। ओके दोस्तों, तो इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आपको नरम दल के जितने भी मुख्य सदस्य थे उनके नाम आपको याद हो जाएंगे। तो मदन का मतलब मदन मोहन मालवीय, गोपाल मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, फिर से फिरोज शाह मेहता, महादेव से
महादेव रानाडे, दादा से दादा भाई नौरोजी, सच्चे से सच्चिदानंद सिन्हा, अब्बा से व्योमेश चंद्र बनर्जी। और अन्य सदस्य भी थे, वो देख लीजिए आप उनको महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके दोस्तों, अब आते हैं गर्म दल। तो गर्म दल में जैसा कि आप सभी ने बचपन में पढ़ा ही होगा, लाल, बाल, पाल, ये 3 जो है मुख्य सदस्य थे इसके। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। और इनमें अन्य सदस्य थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु। इनको भी याद रख लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। ओके दोस्तों, तो 1907 हो गया। अब 1907 के बाद अब आते हैं 1908। तो 1908 की एक घटना है, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है हमारे देश की। वो था खुदीराम बोस की फांसी। खुदीराम बोस जो थे, इन्होंने क्या किया कि घटना ये थी कि मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार में पड़ता है, मुजफ्फरपुर के एक जज, वहाँ के हाई कोर्ट में वहाँ के कोर्ट में एक जज थे। उस जज का नाम था किंग्सफोर्ड। तो किंग्सफोर्ड क्या करते थे, वो हमेशा भारतीयों के खिलाफ फैसला दिया करते थे। हमेशा जब भी कोई फैसला सुनाते थे, भारतीयों को दोषी ठहरा देते थे और ब्रिटिश को निर्दोष साबित कर देते थे। तो इससे जो है मतलब इससे बौखला कर, मतलब इससे क्रोधित होकर जो है क्रांतिकारियों ने एक प्लानिंग ये किया कि किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी जाए। तो इसमें खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष भी जैसे लोग भी शामिल थे। तो इसमें क्या हुआ, तो किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी गई। तो इस हत्या के जुर्म में 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। और प्रफुल्ल चाकी जो थे वो घबराकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। और जिस समय खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, उस समय उनकी आयु 11 वर्ष 7 माह की थी, जो कि क्रांतिकारी आंदोलन में उस समय सबसे छोटे उम्र के क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी दी गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि कौन सा व्यक्ति था जिन्हें सबसे छोटी उम्र में फांसी दी गई थी। तो वो थे खुदीराम बोस। तो अगली घटना देखते हैं 1908 के बाद 1909 की घटना है। यह है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार जो है, इसमें क्या हुआ था, इस सुधार में भारत में जो काउंसिल थे, उस काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मुसलमानों के लिए इसमें पृथक निर्वाचन करने की व्यवस्था की गई। मतलब इससे पहले हिंदू मुसलमानों का निर्वाचन जो है एक ही में होता था, लेकिन 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन करने की व्यवस्था की गई थी। ये एग्जाम में अक्सर पूछता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत कब की गई थी। तो 1909 में वो था मार्ले मिंटो सुधार। ओके दोस्तों, तो 1909 के बाद 1910 आता। तो 1910 में कोई घटना ऐसे कोई बड़ी नहीं थी। तो उसके बाद हम देखते हैं 1909 के बाद 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसको करने वाले कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग। और ये जो है जॉर्ज पंचम, जो इंग्लैंड के एक राजा थे, राजा कह सकते हैं मतलब, और तो उनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। और 1911 में ही अगली घटना है एक, वो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान गाया जाना। मतलब कलकत्ता के इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की मीटिंग हुई थी, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। तो इस मीटिंग में, इस अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में जॉर्ज पंचम के स्वागत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान गाया था। हालांकि वो गाना नहीं चाहते थे रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन उनके बड़े भाई थे जो ब्रिटिश में ऊंचे पद पर थे, तो उनके आग्रह पर उन्होंने ऐसा किया। तो जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनके स्वागत में राष्ट्रगान गाया 1911 में, सबसे पहले एग्जाम पूछता है भी सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया था, तो 1911 में।
तो उनसे प्रभावित होकर ब्रिटिश ने उन्हें नाइटहुड यानी सर की उपाधि दिया। हालांकि बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1911 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उससे दुखित होकर, उससे रुष्ट होकर उन्होंने इस उपाधि को वापस लौटा दिया था। तो 1911 की अगली घटना एक है, वो है लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन का निरस्त किया जाना। लॉर्ड हार्डिंग ने जब क्रांति हुई, मतलब जब विरोध हुआ भारत में बंगाल विभाजन का, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसको निरस्त कर दिया। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया। फिर आते हैं 1911-12। 1911 में क्या हुआ था कि 1911 में जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पहले, आज हमारी भारत की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली है, लेकिन पहले क्या था, कलकत्ता थी। तो 1911 में राष्ट्रीय राजधानी को कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को बनाने का फैसला किया गया और 1912 में इसे लागू किया गया। यानी 1912 में हमारे देश की राजधानी दिल्ली बन गई। नई दिल्ली नहीं, दिल्ली। नई दिल्ली तो खैर बाद में बनी, पहले दिल्ली बनी। तो अगली घटना है 1912। 1912 को 23 दिसंबर 1912 में रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, और हालांकि बम उनको लगा नहीं, वो बगल में जा रहे घोड़ा गाड़ी को लग गया, जिसमें ब्रिटिश के परिवार जा रहे थे, उसमें बहुत सी महिलाएं भी थी, जिनसे उनकी मौत हो गई। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, परंतु रास बिहारी बोस बचकर भाग गए, जो कि बाद में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की रचना की। बाद में आज़ाद हिंद फौज को जो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों, बीच बीच में आप जो है वीडियो को पॉज करके इस नोट को नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप देखेंगे फिर भूल जाएंगे। एक बार आप नोट कर लेंगे तो आपको हमेशा जब भी रिवीजन करना होगा, आप एक बार पलट कर देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको लेक्चर में आपको PDF मतलब ये आपको नोट प्रोवाइड किया है। तो अगली घटना है 1913। 1913 में क्या हुआ था, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि देश के बाहर जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनसे चंदा इकट्ठा करके फंड इकट्ठा करना, जिससे कि क्रांतिकारियों की सहायता हो सके। ठीक है दोस्तों, तो और कोई घटना नहीं 1913 की। तो 1913 के बाद 1914 से 1918 के बीच, तो आप सभी जानते होंगे, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में देखते हैं क्या हुआ था। इस प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुट थे। एक था मित्र राष्ट्र, जिसे सेंट्रल पावर्स बोलते हैं, दूसरे थे ध्रुवीय राष्ट्र, जिसे एक्सल पावर बोलते हैं। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश थे, और ध्रुवीय राष्ट्र में इटली और जर्मनी थे। और यूएसए जो था, अमेरिका, उसने किसी गुट में भाग नहीं लिया जी। और वो यूएसए जो है क्या, तटस्थ रहकर, मतलब दोनों गुटों को हथियार उपलब्ध कराता था। यही कारण है कि आज अमेरिका जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, क्योंकि उसने प्रथम विश्व युद्ध में उसने भाग नहीं लिया, उसने हथियार सप्लाई किए और वो बहुत अमीर और शक्तिशाली बन गया। तो आगे देखते हैं। तो गांधी जी ने भारतीयों से ये कहा कि जब दुश्मन मुसीबत में हो तो उसके विरोध नहीं जाना चाहिए, उसके विरुद्ध ना जाकर उसका साथ देना चाहिए। तो उसका अगर साथ देंगे तो हो सकता है उसका मन पिघल जाए और वो हमारा साथ दे, यानी इंग्लैंड फिर हमको हो सकता है हमारे देश को आज़ाद कर दे। तो गांधी जी ने भारतीयों को उकसाया कि आप जो है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दीजिए। तो गांधी जी की बात मानकर भारतीयों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जीत गए, और जिससे प्रसन्न होकर ब्रिटिश ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दिया। हालांकि बाद में ब्रिटिश ने ऐसा किया नहीं, हमारे देश को आज़ाद नहीं किया, जो कि आगे आप सभी जानते हैं 1947 में आज़ाद हुआ। बहुत आगे है, बहुत सी क्रांति हुई, अभी बहुत लंबा आंदोलन हुआ आगे
तो वे अपने बात से मुकर गए ब्रिटिश। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का जो है हम लोगों ने साथ नहीं दिया, क्योंकि वो प्रथम विश्व युद्ध में देख चुके थे। तो इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में जो है गांधी जी ने मना कर दिया कि उनको साथ देने से। ठीक है दोस्तों, तो अगली घटना देखते हैं 1914 के बाद 1915। तो 1915 में क्या होता है 1915-16 में होम लीग आंदोलन शुरू हुआ था। इसको शुरू करने वाले कौन थे? एनी बेसेंट, जो कि एक आयरिश महिला थी, आयरिश देश की नागरिक थी इन्होंने, और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। तो इसमें क्या हुआ, इस मूवमेंट में नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों को एक साथ फिर से मिलाने के लिए 1916 में लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट हुआ। ओके दोस्तों, तो अब एनी बेसेंट के बारे में आपको बता दूं। एनी बेसेंट जो है आयरिश की नागरिक थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला और दूसरी महिला वो थी सरोजिनी नायडू। मतलब सरोजिनी नायडू जो है भारतीयों में पहली महिला अध्यक्ष और महिलाओं में अगर देखा है दूसरी अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, तो अब 1915 में देखते हैं, एक चीज़ बताना भूल गया था कि जैसे मैंने आपको बताया कि सरोजिनी नायडू जो थी वो भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी, और दूसरी जो थी वो थी नलिनी सेन गुप्ता, जो कि 1933 के अधिवेशन में थी। तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू हमारे भारतीय, और दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष थी नलिनी सेन गुप्ता। और अगर ये पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, वो थी एनी बेसेंट। तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 के अधिवेशन में थी, और 1933 के अधिवेशन में द्वितीय भारतीय महिला अध्यक्ष थी नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं 1915। तो 1915 को क्या हुआ था? 1915 को महात्मा गांधी जी जो थे वो भारत आए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, जो कि 1893 में एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, महात्मा गांधी जी के साथ मेरिट्सबर्ग नामक स्थान पर, जहाँ पे गांधी जी को श्वेत लोगों ने, जो कि गांधी जी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सफ़र कर रहे थे, तो श्वेत लोगों ने क्या किया, गांधी जी को रेलगाड़ी के डिब्बे से बाहर निकाल दिया। तो इस घटना से गांधी जी बहुत आहत हुए, और उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराऊंगा। और वो 9 जनवरी 1915 को अपने देश वापस आ गए। और इस दिन को हम 9 जनवरी को हम हर साल जो है हम लोग NRI डे के रूप में मनाते हैं, जो कि हम सभी जानते हैं इसके बारे में। और इसकी शुरुआत जो है 9 जनवरी 1903 से हुई, तो 2003 से हुई। तो 2003 से प्रत्येक वर्ष जो है NRI डे मनाया जाता है। वो गांधी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अपने स्वदेश लौटे थे। ठीक है दोस्तों, तो अगली घटना है 1916। 1915 के बाद 1916। तो 1916 में क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने गांधी जी को केसर ई हिंद की उपाधि दिया। तो केसर ई हिंद की उपाधि दिया, जिसके बाद गांधी जी का जो है अंग्रेज़ों के साथ मिलना जुलना मीटिंग शुरू हो गई, क्योंकि गांधी जी जो है अहिंसा में विश्वास रखते थे।
तो वो उनका मानना था कि अंग्रेज़ों के साथ मीटिंग करके, उनसे वार्ता करके हम अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो हालांकि बाद में इस उपाधि को गांधी जी ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से रुष्ट होकर, उससे व्यथित होकर उन्होंने इस उपाधि को लौटा दी थी वापस। तो बहुत से लोगों ने विरोध भी किया कि गांधी जी अंग्रेज़ों के साथ मेल जोल बढ़ा रहे हैं, तो कहीं गांधी जी मतलब विरोध कर रहे थे। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि गांधी जी जो है ऐसा क्यों कर रहे थे, कि वो चाहते थे कि शांति के साथ हमारा देश आज़ाद हो जाए, ऐसा इसलिए वो कर रहे थे। तो अगली घटना है 1916 के बाद 1917। तो 1917 में गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी के किनारे 17 जून 1917 को साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो ये एग्जाम अक्सर कुछ क्वेश्चन पूछता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो गांधी जी ने की। कब की? 17 जून 1917 को साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो कि साबरमती नदी के किनारे था। और एक छोटा सा नोट्स देख लीजिए, दो पॉइंट है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी एक फार्म की स्थापना की थी। उस फार्म का नाम था क्या? टॉल्स्टॉय फार्म। और गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और सॉरी, मैंने यहाँ मिस्टेक हो गया नोट में, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे और आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे। ओके दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया, सही कर लीजिएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय। ओके दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको आप एक दो बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आपके जितने भी दोस्त मित्र हैं जो कि तैयारी करते हैं, हालांकि इस समय लॉकडाउन है तो कोई भी मित्र छात्रगण जो है बाहर नहीं जा कोचिंग नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो इस लॉकडाउन में आप घर में रहकर तैयारी कर सकते हैं। तो इसको आप शेयर करिए, जिससे कि आपके जैसे और दोस्तों की मदद हो सके। तो इसको शेयर करिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इसका जो है अगला पार्ट भी आपको मिल सके। और हमारे इस चैनल में जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप टॉपिक वाइज, जैसे कि एक दूसरा टीचर इसमें पढ़ा रही हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं, तो उसको भी आप जाके केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी जो है 6 से 8 तक की सीरीज़ जो वो भी चल रही है, उसको भी देख लीजिएगा आप। और आगे आने वाले समय में मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा। ओके दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।